ये आ गया मेरे पास b इंटू यस सर। टू पाई आर। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे अभी इतिका, कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर। अच्छा, तो ये मैंने b की वैल्यू क्या ली थी, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, तो यहाँ पर रख दीजिए। हम ये कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अब मैं यहाँ पर b की वैल्यू डाल दूंगा, और ये क्या था, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, b इंटू टू पाई आर, b इंटू टू पाई आर। और फ्रॉम फर्स्ट b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर मल्टीप्लाई बाई टू पाई आर, टू पाई आर से टू पाई आर कर गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एम्पियर्स लॉ इज ट्रू। समझ में आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या आ गया, म्यू नॉट आई के बराबर आ गया, तो यही होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ गए, बताइए इसका प्रूफ समझ में आ गया, इसका प्रूफ यस क्लियर है, सर। बोलो ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये मैंने बायट सावर्ट लॉ को यूज करके, बायट सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन है। बायट सावर्ट लॉ क्या कहता था हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायट सावर्ट लॉ होता है। बायट सावर्ट लॉ के तीन एप्लीकेशन थे, पहला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो ये आया था, ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा था सर्कुलर लूप के सेंटर में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा था सर्कुलर लूप जो है उसकी एक्सिस पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन एप्लीकेशन थे, ये मैंने पहला एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करा है बायट सावर्ट लॉ का। इसका मतलब क्या है, मैंने बायट सावर्ट लॉ को यूज करते हुए एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव करा है। अब इसका उल्टा, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा ही प्रूफ है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव बायट सावर्ट लॉ फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ टू बायट सावर्ट लॉ फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो डायग्राम तो हमारा सेम बनेगा जैसा अभी इसमें बना था, कि वायर है और उसके चारों तरफ एक लूप बन रहा है, वो जो लूप बनता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, उसी को एम्पीरियल लूप बोल देते हैं। तो देखिएगा ये वायर है, इसके चारों तरफ एक लूप बन गया ऐसे। राइट हैंड थंब रूल, मतलब मेरा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में मैं करूंगा तो मेरी फिंगर्स इस तरह से एनसर्कल कर रही है, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। और उसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया रेडियस, और मैं मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे लूप में इस तरीके से घूम रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, जैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, कि वहां पर वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है, क्यों, क्योंकि एट एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करती है। इसी तरह से अब करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वो भी हर जगह टेंजेंशियल एक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा टेंजेंशियल एक्ट करेगा ऐसे, बी वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, जो मैंने प्रूव कर दिया एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे हम यहाँ पर। क्या, देखिएगा सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, हम यहाँ पर यही चीज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा इसमें। ठीक है, तो वो बिल्कुल इसी की तरह से कैलकुलेट होना है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इस चीज को जो मैंने कैलकुलेट करा है, इसमें ना मैंने बायट सावर्ट लॉ लगाया, ना मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया। हाँ, यहाँ तक प्रूव होने के बाद फिर मैंने बी की वैल्यू ये डाली थी, विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम बायट सावर्ट लॉ,
फिर मैंने बी की वैल्यू ये डाली थी। तो इस कहानी के बाद से मेरा बायट-सावर्त लॉ अप्लाई हुआ। तो पहले तो यही सेम कहानी इतनी सी कर देनी है दोबारा से। क्या? ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। ये तो आप समझ रहे होगे ना, डीएल का मतलब क्या है भाई, इस लूप में एक छोटी सी लेंथ लेनी है, एक छोटी सी लेंथ। तो वो छोटी सी लेंथ मैंने यहाँ पर ले ली। तो मेरी डीएल जो लेंथ है वो भी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, क्योंकि डीएल जो लेंथ है वो भी तो लगातार चेंज हो रही है, लगातार ऐसे घूम रही है। तो डीएल भी मैंने लिया तो वो भी मेरा बी वेक्टर की ही डायरेक्शन में आ गया। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पर छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल, मेरा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन भी यही जाएगा, डीएल वेक्टर का भी यही डायरेक्शन होगा, और डी वेक्टर का भी टेंजेंशियल डायरेक्शन ही होगा। तो इस वजह से दोनों के बीच में एंगल भी होगी। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, डी इज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल का मतलब क्या हो गया एल, और एल क्या है, पूरे इस एम्पीरियन लूप का क्या सरकमफ्रेंस। ये हो गया बी इंटू टू बाई आर। ये करने के बाद में मैंने बायट सावर्ट लॉ लगाया था, यहाँ पर बी की जगह मैंने बायट सावर्ट लॉ लगा दिया था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं इधर, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, याद रखना अब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहा हूं। ये कहानी दोनों डेरिवेशंस में सेम है। तो अब है बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, closed loop line integral of b vector dot dl vector is equal to mu naught I। ठीक है, तो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर मैंने क्या निकाला, बी इंटू टू पाई आर। ठीक, तो ये मैं निकाल चुका हूँ, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको यहाँ रख दो। मैं यहाँ कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू मैं क्या निकाल चुका हूँ, बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू बी नॉट आई। अब टू पाई आर को इधर ले जाओ तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, which is the magnetic field of a straight current carrying conductor। बताइए जी, समझ गए? स्ट्रेट करंट कैरिंग यस सर। कंडक्टर। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद में ये है बायट सावर्ट लॉ को यूज करके एम्पियर लॉ का प्रूफ, और एम्पियर लॉ को यूज करके बायट सावर्ट लॉ के पहले एप्लीकेशन यानी कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का प्रूफ। तो ये दो बड़ी जुगलबंदी चलती है कि ये चीज बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए जी, इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में हमें पता होना चाहिए। बस जी 1 मिनट का टाइम दो, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, फिर बताता हूँ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा जो 10th क्लास में पढ़ा था, उसी तरह से इसको पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पर डायग्राम आपको समझना है और फिर समझ के उसको अच्छे से बनाना है एग्जाम में। 1 मिनट रुक जाओ बस। देखिए, जो हमने ना बिल्कुल
जो बेसिक लेवल पर जो हमने सोलेनोइड पढ़ा था, तो सोलेनोइड में हमने किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड, बस ये देख लिया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बस। जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था, वो डायरेक्शन तो वही रहेगी जो हमने वहां पर पढ़ी थी। लेकिन लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करनी होगी, वो देखिएगा किस तरह से करना है। और जो हमें लॉ पता है अभी तक, एक तो बायट सावर्ट लॉ और एक एम्पियर सर्किटल लॉ, इन दोनों को यूज करके निकालेंगे। तो याद रखिएगा बायट सावर्ट लॉ तीन ही एप्लीकेशन है उसकी, वो वहीं लगता है, और एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जरा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड inside a straight solenoid। देखिए स्ट्रेट सोलेनोइड क्यों कहा जा रहा है इसको, आप लोग सीधा सीधा सा सोलेनोइड क्यों नहीं बोल देते? तो ये इस वजह से बोलते हैं कि अगर स्ट्रेट सोलेनोइड है, अगर स्ट्रेट सोलेनोइड है तो वो तो सोलेनोइड ही कहलाएगा। एक मिनट वेट करिए। देखिए मैंने यही एग्जांपल लेकर शायद 10th में भी आपको पढ़ाया होगा, तो देखिएगा ये जो टेलीफोन की जो वायर होती है ना, ये वाली, ये जो वायर है, जो लैंडलाइन टेलीफोन की वायर होती है, इसको सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड मतलब जब वायर इस तरीके से लूप ले लेकर ऐसे, अगर मैं इसको खींच दूं तो सीधी हो जाएगी, लेकिन इसने लूप ले रखे हैं, इसको सोलेनोइड बोलते हैं। तो अगर ये ऐसे स्ट्रेट है, अगर ये ऐसे स्ट्रेट है देन इट इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। और अगर किसी को आपने ऐसे घुमा दिया, इसको आपने घुमाकर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ले आए आप इसको, सोलेनोइड को, देन इट इज कॉल्ड टोरॉइड। अगर इसी को आपने ऐसे घुमा दिया देन इट इज कॉल्ड टोरॉइड। समझ गए? तो अगर एक सोलेनोइड को घुमा के सर्कुलर शेप दे दी जाती है तो देन इट इज कॉल्ड अ टोरॉइड। चलिए टोरॉइड को तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सोलेनोइड की बात करते हैं। देखिए सोलेनोइड में ये होता है कि इस तरीके से होता है, ऐसे। आपने 10th क्लास में ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा सोलेनोइड का। अब इसमें हमने ये कहा कि करंट ऐसे जा रहा है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि करंट ऐसे घूम रहा है। तो अगर मेरे एंड पर खड़े होकर आप देख रहे हैं तो करंट इस तरीके से घूम रहा है, करंट इस तरीके से घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है मतलब ये वाला कौन सा पोल हो गया, साउथ या नॉर्थ? सर साउथ। साउथ पोल, बिल्कुल ठीक, ये साउथ हो गया। आप बस एक शब्द याद रखना कि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज से मुझे साउथ ही होगा, और एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी बोला जाता है ना, एंटी, तो एन इज फॉर नॉर्थ पोल। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूंगा तो एन इज फॉर नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल के लिए हो गया, तो क्लॉकवाइज साउथ के लिए होगा। ये साउथ है तो सीधी सी बात है, इस ये वाला जो कोना है ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक। अब मैंने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, बिल्कुल उसी फंडे को आप जो है आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, और डायग्राम थोड़ा सा आपको समझने वाला बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर तो हमने बस वायर को ऐसे लपेट कर दिखा दिया। अब मैं जानता हूँ कि मेरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में जाती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ में जाती है, नीचे की तरफ भी नॉर्थ से स्टार्ट साउथ में एंटर, नॉर्थ से स्टार्ट साउथ में एंटर। और अगर मैं एक सोलेनोइड के अंदर की बात करूं तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं and they are straight lines parallel to each other and they move from south pole to north pole because मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा अपना लूप कंप्लीट करती है, लूप कंप्लीट करे बिना वो मानती नहीं है। जैसे एक करंट होता है, करंट अपना लूप कंप्लीट जरूर करता है, ऐसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी लूप कंप्लीट करती है। आउटसाइड द सोलेनोइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द सोलेनोइड दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब इसके बाद इसी डायग्राम को जरा और ज्यादा हम
डिटेल में इसी डायग्राम को बनाकर देखेंगे और उससे हमें समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलोनॉइड कैलकुलेट कैसे करना है। देखो अब मैं ये करता हूँ यहाँ पर कि जैसे ये इतनी लंबी सोलोनॉइड बना दी, तो मुझे लंबी सोलोनॉइड नहीं बनानी, मेरे को कोई 3 या 4 टर्न दिखा देंगे हैं वायर्स के, 3 या 4 टर्न। तो देखो एक ये टर्न हो गया, एक ये टर्न हो गया, एक ये टर्न हो गया और एक ये टर्न हो गया। मैं फ्रंट फ्रंट के टर्न्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। भाई ये इस तरीके से घूम के आ रहा है, ऐसे 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 घूम के जा रहा है, तो मैंने सिर्फ फ्रंट के 4 टर्न्स ले लिए। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने फ्रंट के 4 टर्न्स ले लिए और चारों में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा करंट जो है वो ऐसे आ रहा है। अगर मेरा सोलोनॉइड इस तरीके का है, अगर मेरा सोलोनॉइड इस तरीके का है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ और यहाँ से इस तरीके से करंट जा रहा है, तो आप मेरी जगह पर खड़े होकर देखिए ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर देख लो ये करंट कैसा जा रहा है, ये करंट क्लॉकवाइज ही जा रहा है, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से आ रहा है, ये क्लॉकवाइज मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं क्लॉकवाइज बता रहा हूँ इसको। बताइए जी, समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा सुनो, इसको थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाता हूँ जो और क्लियरली समझ में आ जाए। ये लूप्स मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे, ये 4 लूप्स ले लिए मैंने सिर्फ। और इन चारों लूप से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो करंट है वो ऐसे 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 आ रहा है ना, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह पर, हर जगह पर इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से काम करेगा, आप ये देखिएगा कि यहाँ से अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरा करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, भाई करंट ऐसे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मेरा थंब इस तरफ है करंट की तरफ, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ऐसे एनसर्कल करेगा। तो आपने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और एरो लगा दिया ऐसे, एक सर्कल यहाँ बनाया और एरो लगा दिया ऐसे, ये समझ में आया? इतना इतना समझ गए? सर ये मैग्नेटिक फील्ड है ना उस पॉइंट। हाँ ये बिल्कुल सही, ये मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ये करंट है, ये करंट है। इतना समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, इस तो इसी तरीके से यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है मतलब ऐसे आ रहा है फ्रंट में, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। मेरी फिंगर्स जहां पर एनसर्कल कर रही है ऐसे, ये और फिर ये ऐसे ही ये घूमेगा, ये और फिर ये ऐसे ही ये घूमेगा और ये मैंने बना दिया। और यहाँ पर हमें एक काम और करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ना ऐसे मैंने डार्क सा डॉट बना रखा है, तो डॉट ही बना कर रखना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि करंट मेरा आउटसाइड आ रहा है, आउटसाइड बाहर की तरफ आ रहा है। भाई करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे है ना लूप, लूप इस तरीके से करंट का ये जो लूप है ये ऐसे, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ यहाँ करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो जब करंट बाहर की तरफ आता है तो मैं ऐसा डॉट बनाता हूँ, दिस इज फॉर आउटवर्ड डायरेक्शन। और जब करंट अंदर की तरफ जाता है तो दिस इज फॉर इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड के लिए हम बनाते हैं क्रॉस, तो यहाँ पर बना दीजिए आप क्रॉस, इस जगह पर आप दिखाओगे क्रॉस, क्रॉस, फिर दूसरा क्रॉस, फिर तीसरा क्रॉस, फिर चौथा क्रॉस। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो मेरा थंब ऐसे, तो फिंगर्स ऐसे घूम रहे हैं, यानी कि यहाँ पर होगा क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ क्लॉकवाइज, ऐसे ही इस तरफ भी क्लॉकवाइज, ऐसे ही इस तरफ भी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। पहले बताइए डायग्राम का इतना पोर्शन समझ में आ गया, ये बना लेंगे।
यस सर। है ना, इसमें कोई रटने वाली चीज तो नहीं। तो ये मैंने क्या करा, पूरी लंबी सोलेनॉइड ना बनाकर इसके कोई 4 टुकड़े, मतलब 1 2 3 4, सिर्फ इतना ले लिया और इसको मैं एनहेंस करके थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूँ कि डायरेक्शन किस किस तरीके से होगी। ये करने के बाद में फिर आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर बना था साउथ पोल और उस कोने में नॉर्थ पोल, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, नॉर्थ से चलेगा साउथ में आएगा और यहाँ पर स्ट्रेट पाथ कंप्लीट करेगा। फिर इस तरफ भी नॉर्थ से चलेगा और साउथ में आएगा और ये अपना स्ट्रेट पाथ नॉर्थ से चला साउथ में आया, एरो ऐसे नॉर्थ से चला साउथ में आया। याद रखना क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज इधर से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मतलब साउथ पोल, ठीक है। उधर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। और उसके बाद आप दिखा दो जितनी लाइन आपकी मर्जी है। आपने एक लाइन और दिखाकर इसको ऐसे छोड़ दिया कि ये कहीं से बाहर से लूप कंप्लीट करके वापस यही आएगा नॉर्थ पोल में, वापस आया नॉर्थ पोल में, फिर इसने लूप कंप्लीट करा, ठीक। फिर एक आप स्ट्रेट लाइन दिखा दोगे ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कहीं इंफिनिटी से लूप कंप्लीट करके वापस नॉर्थ पोल में आ रहा है, फिर ये ऐसे कंप्लीट करेगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ का भी आप एक और दिखा दो ऐसे, और फिर घूम फिर के ये यहाँ पर आएगा साउथ पोल में, ठीक। और अंदर स्ट्रेट लाइन। बताइए जी, तो ये जो डायग्राम बनाकर दिखाया है, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको कि ये डायग्राम सोलोनॉइड कैसे है? अगर इस डायग्राम को नहीं समझेंगे तो दिमाग में यही टेंशन रहेगी कि यार 10th में ये सोलोनॉइड करा था, ये तो समझ में आ गया था कि सोलोनॉइड क्या होता है, ये क्या है? तो ये सोलोनॉइड के सिर्फ 4 लूप्स का एनहेंस्ड व्यू है। समझ गए कि नहीं बताइए? ये जो छोटे छोटे सर्कल्स बनाए ये समझ में आ गए? अरे हाँ ना बोल दो भाई। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारा हो गया एनहेंस्ड व्यू इसका, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूंगा सोलोनॉइड का। अब क्या बात करेंगे, हमारे पास एक बहुत लंबी सोलोनॉइड है, बहुत लंबी सोलोनॉइड, वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड, ठीक। ये तो स्ट्रेट सोलोनॉइड का बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड। तो अब अगर मैं सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर इतनी लंबी सोलोनॉइड थी, उसमें से 4 लूप निकाले और 4 को स्टडी कर लिया। अब सिर्फ 2 निकाल दो और 2 को स्टडी कर लो, ठीक है। 4 को ना निकाल के अब सिर्फ 2 लूप निकाल लो और 2 को स्टडी कर लो आप। तो हम क्या कहेंगे, हम सोलोनॉइड के अंदर की कहानी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब चाहे 2 लूप हो, चाहे 3 लूप हो, चाहे 4 लूप हो, चाहे 50 लूप हो। तो मैंने ये कहा कि डायग्राम ऐसे बनेगा, और ये डायग्राम ना, ये जो मत सोचना कि कोई डिजाइन बना हुआ है, इसको ढंग से समझना। देखिए एक ये पैरेलल लाइन इस तरीके से बना दी यहाँ पर, और एक ये पैरेलल लाइन इस तरह से बना दी यहाँ पर। इसके अंदर मान लो बहुत सारे लूप्स हैं, ठीक है। तो वायर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो करंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर एंटर करेगा। तो यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर डॉट, यहाँ एंटर कर रहा है तो यहाँ पर क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। तो इसके डायग्राम को देखकर ये मत सोचना कि ये कोई डिजाइन बनाया हुआ है कि क्रॉस 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 जैसे कोई बेल्ट बना दी हो बड़ी सुंदर सी, यहाँ डॉट 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 जैसे कोई बेल्ट बना दी हो, बेल्ट नहीं है ये। तो ये डॉट का मतलब ये है कि करंट यहाँ से निकल रहा है और लूप वायर जो है वो घूम घूम के यहाँ आ रहा है। हम वायर यहाँ पर बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वायर बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, तो वायर की कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो आप।
मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ही कई सारे डॉट्स यहाँ दिखा दिए और यहाँ पर कई सारे क्रॉस दिखा दिए। बस ये काउंट कर लेना, अगर 10 डॉट है तो 10 ही क्रॉस बनाना है। वैसे ठीक है, कोई इतना बारीकी से देखता नहीं। तो अब मैं बात करूंगा मैग्नेटिक, इसकी सोलेनोइड के अंदर वाली कहानी। तो अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती है, मैंने सिर्फ चार बना ली। और यहाँ मैंने लिख दिया बी, कि ये मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि भाई जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है ना कहीं पर भी, तो मैं वहां पर एक एम्पीरियन लूप जरूर बनाता हूँ, एम्पीरियन पार्ट जरूर बनाता हूँ, वो मेरी मर्जी में जैसा बनाऊँ। मुझे सिलेंड्रिकल अच्छा लगेगा मैं सिलेंड्रिकल बना लूंगा, मुझे रेक्टेंगुलर अच्छा लगेगा मैं रेक्टेंगुलर बना लूंगा। फिलहाल तो मेरा मन रेक्टेंगुलर बनाने का कर रहा है, मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, ये इस सॉलोनॉइड के बीच में ना इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक। इधर क्या है साउथ पोल, इधर क्या है नॉर्थ पोल, क्योंकि अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। मैंने यहाँ एक ऐसे रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बना लिया, ठीक है, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ए बी सी डी। और इस एम्पीरियन लूप में हम ये देखेंगे कि इसकी ना लेंथ जो है, यहां से लेकर यहां तक वाली जो इसकी लेंथ है, लेंथ मैंने ले ली एल, स्मॉल एल। बेटा दिखाई दे रहा है, हाँ जी इसकी लेंथ सर। मैंने स्मॉल एल ले ली, ठीक है। ये करने के बाद में अब जरा ध्यान देना, अब हम ये कहेंगे कि लगा दो जी एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मैं कहूंगा बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल v डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट, ठीक है। म्यू नॉट इनटू करंट, करंट लिखेंगे टोटल करंट। अभी मैं टोटल करंट लिख रहा हूँ, अभी मैं आई क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा इस लूप में भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो टोटल करंट की बात कर रहे हैं। अब वो टोटल करंट क्या होगा उसको देखेंगे बाद में, देखिएगा। अब पहले बात करते हैं इसकी क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। तो मैं देखूंगा लूप कौन सा क्लोज लूप भाई, एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप मैंने क्या लिया, मैंने कहा चलो भाई एक छोटा सा एम्पीरियन लूप एबीसीडी ले लेते हैं, एबीसीडी। तो मैं कहूंगा क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब इसको ना ये एम्पियर सर्किटल लॉ में जो रिलेशन लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हो गया। तो लूप कहां से कहां तक जा रहा है ये देखिए, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, ये हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसको, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ए से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस बी से सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस सी से डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन बी से ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब इसके बाद ये ए से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको तो 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इसको रहने दो। पहले इसकी बात करते हैं, बी से सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या होगा। इसमें मैं देखता हूं कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बी से सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या होगा। आप ये देखिएगा कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी का और डीएल वेक्टर का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा जा रहा है। तो देखिए जब मैं बी से सी जा रहा हूं ना, बी से सी, तो बेटा मेरा जो डीएल है, मेरे डीएल की डायरेक्शन ये हो गई, मेरे डीएल की डायरेक्शन ये हो गई जब मैं बी से सी जा रहा हूं।
और बी की डायरेक्शन ये है, दिखाई दे रहा है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये ऐसे जा रही है, बी है मैंने दिखा रखा है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो एंगल क्या है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी से सी डीएल cos 90 डिग्री भाई डी डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा बीडीएल cos थीटा, तो cos 90 क्या होता है जीरो, तो ये मेरा जीरो आ गया। सिमिलरली डी से ए इंटीग्रेशन बी से ए डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी से ए, फिर से वही चीज है भाई डी डी एल cos 90 डिग्री, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये बता दीजिए समझ में आ गया भाई, डी से ए में भी तो मेरी लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो लेंथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, जीरो हो गया। बताओ आकृति का यस दोनों सर। बताओ, समझ गए। अच्छा ये हो गया, इसके बाद मैं एक ये देखूंगा सी से डी, तो इंटीग्रेशन सी से डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज बी इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक, सोलेनोइड के बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो इस वजह से ये भी जीरो। तो बी से सी वाला इंटीग्रल भी जीरो, डी से ए वाला भी जीरो, सी से डी वाला भी, तो बी से सी से डी, डी से ए, ये तीनों जीरो हो गए, सिर्फ बचा तो अकेला ये वाला बचा। ठीक है, तो अब मैं वापस यहीं पर समझाता हूँ किसी चीज को, मैं ये मिटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, एक दो तीन चार, ये इन चारों में से ये तीन जीरो हो गए, बस ये बचा। तो ये मेरे पास आ गया ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और अब देखो ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, ए से बी मेरा डीएल इस तरफ है और मेरा बी भी इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी बी डीएल cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है 1, ये हो गया इंटीग्रेशन ए से बी, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होने वाली, तो बी कांस्टेंट का बाहर निकालूंगा, बी को बाहर निकाल लिया, ये हो गया डीएल का इंटीग्रेशन। तो ए से बी तक की लेंथ, भाई डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रल हो जाएगा एल, क्योंकि ए से बी तक की लेंथ कितनी है, ये देखिए एल ले रखी है मैंने, तो ये बी इंटू एल हो गया। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर। ठीक है जी, अब इसके बाद में मैं बोलूंगा इधर कर रहा हूं कि एल क्या है यहाँ पर, अब एक एक टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए एल है यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बी ऑफ लूप एबीसीडी, लूप एबीसीडी में ए बी की लेंथ है एल। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि यहाँ पर हम बोलते हैं स्मॉल एन लेते हैं, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सोलेनोइड के केस में स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड, ये हो गया स्मॉल एन। ठीक है, अच्छा पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनोइड, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, आप ये कहोगे कि सर वहां तो आपने जो अभी आपने बायट सावर्ट लॉ के 3 एप्लीकेशन कराए थे, वहां तो कैपिटल एन टर्म्स ले रहे थे, तो मैंने क्या बोला कि वहां पूरे के पूरे जो लूप है उसमें कैपिटल एन टर्म्स थे, यहाँ पर स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट का मतलब यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की, मीटर, मतलब एक मीटर में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन, तो मैं तो एल मीटर की बात कर रहा हूँ, तो एल मीटर में कितने टर्न्स हो गए, एन इंटू एल। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे therefore number of turns
इन एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड। मेरी बात समझ में आ गई इतिका? कि यस पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ, यानी कि अगर यूनिट मीटर है तो एक मीटर में कितने टर्न्स, तो एन मीटर में कितने टर्न्स, एन इंटू एल। समझ गए आकृति? यस सर। समझ गए ना? सर इसमें जो आपने इंटीग्रेशन करा अभी, हाँ सर इसमें हम एल के लिए लिमिट नहीं यूज करेंगे मतलब? बिल्कुल सही। हमने क्या कहा कि अगर हम एल के लिए लिमिट यूज करेंगे, देखो ये ए और बी ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ए और बी कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ए बी सी डी ये मैंने वर्टिसेस को नाम दिए हैं, ये मैंने वर्टिसेस को नाम दिए हैं। तो जब मैं लिमिट यूज करूंगा तो ये डीएल जो है, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल आ जाएगा, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल आ जाएगा। और यस टोटल सर। लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ एल ही है इस साइड की, ए से बी तक की साइड की टोटल लेंथ एल है, बस ठीक ये है सर। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। इसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ये हो गया एन एल। तो अब हम बोलेंगे कि करंट जो है, नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ये हमारा अगर यहां से लेकर और यहां तक एक टर्न होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्न्स है एल लेंथ में एन एल, ठीक है? तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? एन एल इंटू आई। टोटल करंट हो जाएगा एन एल इंटू आई, क्योंकि जैसे मान लो चार है तो इस लूप में आई, इस लूप में आई, इस लूप में आई, इस लूप में आई, तो 4 इंटू आई हो गया, क्योंकि चार लूप बन रहे हैं। हमने यही तो बोला था कि जो करंट होता है वो नंबर ऑफ लूप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम 10th क्लास में भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि जितना आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाएंगे आपका करंट बढ़ता जाएगा, एंड देयर बाय योर मैग्नेटिज्म विल आल्सो राइज। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल इस यहां से लेकर यहां तक जो ये एल लेंथ है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अब कितने आ गए? एनएल। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा? देखो टोटल करंट इज इक्वल टू एन एल आई। ये समझ में आ गया दोनों को? टोटल करंट एन हाँ एल जी आई सर। है ना? तो अब आप ये देखिएगा कि टोटल करंट मेरे पास आ गया एन एल आई, ठीक? तो अब मैं ये करूंगा कि अब ये मैं कर चुका हूं, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बाई इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दोबारा लिखो, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। और भाई देख लीजिए टोटल करंट आपने निकाल दिया एनएलआई, और लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये आप निकाल चुके हो बीएल, ठीक है? तो इसकी वैल्यू यहां लिखो बीएल, और ये म्यू नॉट, और टोटल करंट कितना निकाला? एन एल आई, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो ये आपका हो गया एक सोलोनॉइड के केस में, एक सोलोनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब आपको ये बता देता हूं कि यहाँ ये क्यों लिखा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड, है ना? वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब क्या है? भाई कितनी भी लंबी सोलोनॉइड ले लो, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी लंबी ले लो, फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न से। अगर मान लीजिए बहुत लंबी आपने सोलोनॉइड ले ली और उसके अंदर 100 टर्न्स हैं, और एक छोटी सोलोनॉइड ले ली उसमें 400 टर्न्स हैं, तो छोटी सोलोनॉइड ज्यादा ताकतवर होगी। नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम, इसका ये ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। लेंथ का तो कुछ नहीं, लेंथ तो यहाँ से यहाँ कट गई, और आपके दिमाग में ये चीज आ भी रही होगी कि भाई आप सिर्फ इतनी लेंथ की बात क्यों कर रहे हो, ये तो छोटा सा एम्पीरियल लूप है, पूरे की बात करो ना। आपने तो छोटा सा ही तो निकला है, छोटा सा आपने टुकड़ा लेकर स्टडी कर लिया सोलोनॉइड का, आप पूरे की बात क्यों नहीं करते हो? तो पूरे की बात हम इस वजह से नहीं कर रहे थे, वो लेंथ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेंथ से दोनों तरफ लेंथ कैंसिल आउट हो गई।
बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। सर तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस ये रहा। ठीक, हाँ, लेंथ अगर ज्यादा है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर घुसा सकते हैं, बहुत ज्यादा हम टर्न्स उसके अंदर डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या लेंथ से उस पर फर्क पड़ता है? हम कहते हैं नहीं, डायरेक्ट अगर फर्क देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्न से पड़ेगा। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, करंट मेरे हाथ में है, मैं ज्यादा दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है ना? तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये डॉट 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 क्रॉस 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 ये समझ में आ गया? ठीक है, आप स्टार्ट वहीं से करो जहां पर आप छोड़कर आए थे 10th क्लास में, आपने ये पढ़ा था सोलोनॉइड। अब इसके 4 रिंग्स निकाल लिए, उनको ऐसे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से करंट क्योंकि बाहर आ रहा है तो इसलिए डॉट बना दिया, यहाँ करंट क्योंकि अंदर आ रहा है इसलिए क्रॉस बना दिया। ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैं ऐसे खड़ा हुआ क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, तो साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ से निकालो साउथ में डालो, नॉर्थ से निकालो साउथ में डालो। ठीक है, और ये जो रिंग्स हैं ये कैसे बने? राइट हैंड, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। करंट ऐसे जा रहा है तो रिंग्स ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ करंट अंदर जा रहा है तो ये ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये वाला समझ में आ गया होगा? बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद टॉरॉइड भी मैं कराऊंगा। टॉरॉइड का वैसे कुछ पोर्शन हटा दिया था सिलेबस में से। देखिए, मैं एक तरीके से लेकर चल रहा हूँ, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि टाइम आप लोगों के पास है, टाइम आप लोगों को मिलेगा भी। और स्कूल में अभी जैसे मैंने तुमसे पूछा ना, 6th या 7th, तुम 7th बता रहे हो, 7th चैप्टर चल रहा है, तो स्कूल से हम स्लो जरूर चल रहे हैं लेकिन एक एक चीज क्लियर करके चल रहे हैं। तो कोई भी चीज, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे बहुत जरूरत के हैं, तो उन टॉपिक्स को मेरा तो मानना यही है कि ना तो मैथ्स में ना ही फिजिक्स में मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई टॉपिक है सिलेबस में से हट गया है, वो आप मत कराओ, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, मुझे बता देना। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टॉरॉइड कराऊंगा। टॉरॉइड का एक छोटा सा डेरिवेशन है, जैसे इसका था सोलोनॉइड का, ऐसे ही टॉरॉइड का। और उसके बाद 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स करके फिर हम अगला टॉपिक लॉरेंट्ज फोर्स से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए जी, फिर सर आगे। वैसे भी सिलेबस छोड़ने का फायदा ही नहीं है, आगे कंपटीशन तो देना ही है मैं सर। सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, जो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, साइक्लोट्रॉन, यहाँ से सिलेबस, यहाँ पर इसी चैप्टर में एक टॉपिक है